नमस्कार। आज हमारे साथ में है वैद्य श्री जीतू दादा, जो डीसा गुजरात के निवासी है और बरसों से प्राकृतिक कृषि और आयुर्वेद पे प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद के थ्रू चिकित्सा और प्राकृतिक संसाधनों से कृषि का काम करना और सिखाना, ये अनुभव के साथ में अनुभव लेते हुए सिखाते हुए इनके अभ्यास का विषय है। और पूरे भारत में किसान जो लोग हैं और आयुर्वेद के जो प्रैक्टिकल विषयों पे काम करने वाले लोग हैं, वो उनको जीतू दादा के नाम से भली भांति परिचित है। तो ये सौभाग्य से आज हमारे सिरोही के केआर फार्मेसी के मेडिसिनल प्लांट का जो फार्म है, वहाँ पे हमने निवेदन किया था, तो विजिट के लिए आए हैं कि हम भी इनसे मार्गदर्शन लेवे और कुछ चीजें हमने भी की है, तो उसके विषय में भी वैद्य जी को बताना था। तो बहुत अच्छा विजिट रहा, बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी जानकारियां आदान प्रदान हुई। साथ में इनके सुपुत्र है, ये भी बीएमएस डॉक्टर है, मतलब इनके परिवार में परंपरागत तरीके से ये इनके पिताजी भी चिकित्सा का कार्य करते थे और अभी ये भी कर रहे हैं। उनका एक दूसरे सुपुत्र है, वो भी होम्योपैथी के डॉक्टर है। तो मतलब पूरा परिवार चिकित्सा के क्षेत्र के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है और बहुत गहराई से इनसाइड्स उसके गहराई तक विषय को समझते हैं। तो इसी विषय पे और हमारे साथ में सारे मित्र हैं, तो आयुर्वेद को लेके मैंने कहा ये बहुत अच्छा एक मौका है, चर्चा करते हैं जो आम जन के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। तो नमस्कार और स्वागत आपका, पहले भी किया था पर अभी भी बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते दर्शक मित्रों, आज हम सुरेश भाई के इस खेत में आए हैं और ये इनका गार्डन देखकर हमारा दिल गार्डन हो गया। बहुत बढ़िया उन्होंने ये गार्डन बनाया है। मेडिसिनल प्लांट के प्रति उनका जो प्यार है, लगाव है, वो काफी कम किसानों में दिखाई देते हैं। किसान अभी इतना जागरूक नहीं है कि इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान दे। तो मैं इस मुलाकात की वजह से किसान लोगों को खास एक अपील करना चाहता हूं कि आप भी ऐसी जगह पे मुलाकात आइए, मेडिसिनल प्लांट के बारे में आप भी देखिए। यहाँ पर उन्होंने कितनी मेहनत करके वो सब मेडिकल प्लांट लगाए हैं, मेडिसिनल प्लांट, और आगे भी उनका और आगे लगाने की एक भावना है। छोटी उम्र में वो काफी सारा काम कर रहे हैं। तो पर्यावरण के प्रति, आयुर्वेद के प्रति और हमारे जीवन के प्रति उनका जो लगाव है पेड़ पौधों के, वो हमने देखा है। और काफी सारी स्पीसीज यहाँ पर है जो हमने पहली बार भी देखी है इस इलाके में। तो इस जड़ी बूटियों की वजह से हमारे पुरातन लोग, जो हमारे देहाती लोग थे, गांव में रहते, गांव अंचल में रहते थे, जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे लेकिन ज्ञानी लोग थे, हमसे बात हुई अभी जी कि अक्षर ज्ञान तो उनके पास कम था, पर उनकी जो हैया सूझ थी, कोठा सूझ थी, उनका ज्ञान ज्यादा था। उस ज्ञान की वजह से हम इस जड़ी बूटियों का उपयोग करके फिर से लोगों तक हमें आयुर्वेद ले जाना है। हमारा प्रधान कर्तव्य ये है सुरेश भैया, हम सबको मिलकर आयुर्वेद को जन जब तक पहुंचाना है। जब तक आयुर्वेद लोक भोग्य नहीं बनेगा, लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो हमारी चिकित्सा पद्धति नहीं बन पाएगी। अगर उसको हमारी चिकित्सा पद्धति बनानी है जी, तो हमें इन सब चीजों का प्रसार करके लोगों तक ले जाना है। ये जो जड़ी बूटियां है खास करके हमारे खेतों में होती है, हमारे आसपास के इलाके में होती है, और बिल्कुल कम पैसों में, बिल्कुल मुफ्त का जो इलाज हो सके उसको सबसे पहला प्राधान्य देना है। कि इससे दो बात होगी, एक तो मेडिकल बिल आज इतने महंगे हो रहे हैं कि आम आदमी के पहुंच से बाहर जा रहे हैं। अब स्वास्थ्य के लिए सुविधा लेना हर किसी का हक है, पर वो हक इतना बड़ा महंगा हो रहा है तो ले पाना आप गरीब आदमी और जो निचले स्तर के लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो हम अगर इस चीजों का, जैसा आपने किया, उस तरह के छोटी छोटी बगीचा हर गांव में बनाए, हर मोहल्ले में बनाए, या तो घर के आंगन में बनाए, या एक तालुका लेवल पे बनाए, तो वहां से लोगों को हरी जड़ी बूटियां मिल पाए और कम पैसों में और अच्छी और ताजी। इस बेल सेल के जमाने में अच्छी और ताजी जड़ी बूटियां मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। सही है। तो वो भी इस तरह से मिल पाएगी और इन सब चीजों से हम धीरे धीरे से आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाएंगे। सही है। और इसमें जैसे औषधियां मिले पर आम जन को उसकी समझ हो, हाँ, और अनुभव हो कि इसका उपयोग कैसे करना और करना शुरू करे। जी,
जैसे मेरे को पता है, आपको पता है, पुराने जैसे दादा दादी या अपने पुराने समय के लोग हैं, वो ये छोटी छोटी औषधियों से बहुत सारी ऐसी चीजें जो लाइफ में होती रहती है, जो जीवन में कभी ना कभी, पर उसी से वो उसका समाधान कर लेते थे। जी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है पर जब रोग उस स्थिति में हो, पर सामान्य सामान्य आजकल जैसे गैस की समस्या हो गई, एसिडिटी की हो गई है, कभी भूख नहीं लग रही है, कभी सामान्य पेट साफ नहीं हो रहा है, ऐसे में अपन कहीं ना कहीं ये उपयोग करते आए थे। अब वापिस उस विश्वास के साथ में लोग उपयोग करें तो रोग भी बड़ा नहीं होगा। हाँ, और अभी जैसे महंगाई आपका, हाँ, महंगाई के जमाने में भी आपने भी अनुभव किया, हम अपन जैसे कहीं ना कहीं बताते ही है लोगों को, तो परिणाम कितने सुखद आते हैं। सुखद। मतलब यूं लोग खाली टेलीफोनिक फोन पे भी कोई ऐसी चीज बता दी और उसको लाभ मिल जाता है। तो बस उद्देश्य वही है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन और आयुर्वेद के विषय में कुछ भ्रांतियां जैसे लोगों की रहती है, उसके विषय में और स्पष्टता की जरूरत है। यूं हाँ जी जी, तो सही बात। मेरा एक आपसे प्रश्न है कि व्यक्ति बीमार पड़ गया मान लो, तो जनरली क्या है कि सीधा बीमार पड़ने के बाद में वो फर्स्ट पहले एलोपैथी के पास जाना हाँ, है। उसमें सामान्य आयुर्वेद के पास में लास्ट में आता है, हाँ, और फिर अपेक्षा भी बड़ी रहती है कि ठीक कर देवे। तो उसमें ये मतलब आपको क्या लगता है कि एलोपैथी की तरफ व्यक्ति पहली प्राथमिकता वो एलोपैथी को होनी चाहिए या आयुर्वेद से शुरू होना चाहिए उसको? सुरेश भैया, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद के बारे में एक ख्याल चल रहा है कि आयुर्वेद की दवाई धीरे असर करती है। जी, बिल्कुल धीरे से असर करती है, उसमें बहुत परहेज पाड़नी पड़ती है, उबाला लेने पड़ते हैं, कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। उन सब चीजों से लोग जो है थोड़े आयुर्वेद से दूर हटते हैं। और माहौल भी ऐसा है, विकास का दौर है। किसी आदमी को 2-4 दिन 15 दिन घर पे ठहर रजा रख के छुट्टी रख के रहना आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं है। अगर कोई कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार धंधा कर रहा है, तो अगर आप सोचोगे कि विदेशी दवाई लोगे और 15 दिन में ठीक हो जाओगे, 15 दिन तक आराम करेगी, आराम करना पड़ेगा, धंधा का क्या होगा, तो इस पैसे के दौर में वो उन अफवाहों से सीधा पहले एलोपैथी के पास चला जाता है। और उनके दिमाग में एक चीज बैठा दी गई है कि एलोपैथी से तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, काफी सारी चीजों में तुरंत रिजल्ट दे ही पाते हैं, ये नहीं, ये गलत बात भी तो नहीं है, पर जैसे कुछ भी हुआ और दौड़ के सीधा एलोपैथी के पास चला जाना ठीक नहीं। इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, इमरजेंसी में उनकी सेवाएं है वो भी हमें कबूल करनी पड़ेगी, पर बात बात में एलोपैथी के सामने सर टेक देना ठीक नहीं। आयुर्वेद में भी काफी सारी जड़ी बूटियां है, काफी सारी औषधियां है जो उतना ही समय में उतना ही अच्छा परिणाम देती है। जैसे मैं एक बात बता दूं, आपके खेतों में हमने देखा कि काफी सारी जड़ी बूटियां हैं जी, इनमें से कई जड़ी बूटियां ऐसी है, मान लो कि हमने वो वानर पुच्छिका आपका बात बताई जी, अब हेवी ब्लीडिंग में वो एलोपैथी से ज्यादा जल्दी रिजल्ट दे रहा है, इससे पहले रिजल्ट उसके आएंगे। हाँ, तो हमें ऐसी चीजें ढूंढ के ऐसी चीजों के साथ आयुर्वेद में आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को भी उस चीजों का उपयोग करके आयुर्वेद को आगे ले जाना चाहिए। अब काफी सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में रिजल्ट धीमे मिलते हैं या कम मिल रहे हैं। काफी चीजों में एलोपैथी से जल्दी भी मिलते हैं, एलोपैथी जैसे भी मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे से लोगों को इस बात में जागरूक होना पड़ेगा, आप और हमें, और जो लोग आयुर्वेद के हैं उनको जागरूक करके उनके पास ले जाना पड़ेगा और परिणाम दिखाना पड़ेगा। तो लोगों को, और समय का मांग भी है कि आयुर्वेद की तरफ अब पूरे विश्व का रुझान बढ़ रहा है। लोग ये मानते हैं कि भाई आयुर्वेद की तरफ परदेश में तो अब मांग बढ़ी है, हाँ। तो हमें हमारी जड़ी बूटियों का दोहन होकर परदेश चले जाए, इससे पहला जागकर हमें ही अपने प्रयोग में ले लेना चाहिए। पर मेरे हिसाब से भी है ना, ये ऐसा धारणा ये जो बनी है ना, जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। पर्सनली मेरे अनुभव बताऊं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मेरे जीवन में या आसपास के लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं मैंने प्रेरित किया है, या उनको लगा होगा कि आयुर्वेद में मेरी निष्ठा देख के शायद आयुर्वेद में जुड़े, तो ऐसे सारे लोगों के साथ हमारे अनुभव ऐसे है कि रिजल्ट फास्ट ही मिलते हैं, मतलब यूं। हाँ, मिलते हैं। हाँ, तो कोई, और मैं तो उससे भी उसको आयुर्वेद को एक थोड़ा और दृष्टिकोण से देखता हूँ कि आयुर्वेद लाइफ स्टाइल है, एक प्रकार से जीवन शैली। जीवन शैली। तब बीमार कम से कम पड़ते हैं ना। हाँ, बीमार पड़ना मतलब वो एक दूसरी बात हो गई, बीमार ना पड़े उसके लिए बहुत सारे आयुर्वेद के सिद्धांत है, भोजन को लेके है, व्यायाम को लेके है, और सारे वो वैज्ञानिक है। मतलब आज विज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं जो व्यायाम को लेके, मतलब
ये जिम वाले विषय पे हो गया, या भोजन को लेकर बहुत सारे कंसेप्ट नए नए आते रहते हैं, नए नए शोध होते हैं और उसमें बदलाव होते हैं कि नहीं नहीं इसमें ये बात अभी बदल गई, ये बदल गई। पर आयुर्वेद में जितना मैंने समझा है उसमें वो सार्वभौमिक सत्य की तरह मतलब परमानेंट रहती है, अटल सत्य है। अटल सत्य। जैसे कुछ चीजें, जैसे व्यायाम के बारे में थोड़ा मैंने कहीं ग्रंथ में पढ़ा कि बलार्ध मतलब बल का आधा करना चाहिए। करना चाहिए। नहीं तो आजकल जैसे जिमों में जाके वो बहुत सारी ज्यादा कसरत करते हैं, हार्ट आ जाते हैं, भूखे पेट करना चाहिए। ऐसे भोजन के बारे में भी नियम है। तो जैसे एक धारणा है ना कि भोजन के बाद में वॉकिंग का एक कंसेप्ट चला है, हाँ। उसके बारे में आपके हिसाब से मतलब आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है? जी, आपने एक बहुत सटीक प्रश्न किया और सही प्रश्न किया। आजकल इतनी भ्रांतियां लोगों में चल रही है, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें आती है। सही है। अब जो जन सामान्य है, जिनके पास शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, विज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो वो बिल्कुल भ्रमित हो चुका है कि सुरेश भैया की बात माने, जीतू भैया की बात माने, डॉक्टर की बात माने, फलाने गुरु की बात माने, ढिकने गुरु की बात माने। वो भ्रमित हो जाता कि सत्य कहाँ पर है। कोई कहता है भोजन से पहले चलना चाहिए, कोई कहता है भोजन के बाद चलना चाहिए। तो आम आदमी जो है वो थोड़ा सा द्विधापूर्ण स्थिति में आ जाता है, अर्जुन वाली स्थिति हो जाती है। वहां पर कोई कृष्ण तो है नहीं, सही है। तो उसको सही रास्ता बताए। तो जब आयुर्वेद की बात से हम चलेंगे, तो हमने पहला प्रश्न आपने किया था कि दवाइयों के पहले क्या करना चाहिए। तो आयुर्वेद का एक मूल मंत्र है जो जिसको मोट्टो बोला जाता है। आयुर्वेद का मोट्टो मूल मंत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च आतुरस्य विकार प्रशमन। पहला मंत्र क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण। फिर मंत्र आता है आतुरस्य विकार प्रशमन, मतलब जो स्वस्थ है जी उसको स्वस्थ रखना आयुर्वेद का प्रधान कर्तव्य है, जो आजकल हम और वैद्य और सभी लोग भूल चुके हैं। जी। और दूसरा जो उसका उत्तरार्ध है उसमें है विकारस्य रोग प्रशमन। विकार का मतलब, विकार मतलब जो रोगी है, रोगी का रोग को दूर करना। पहला मंत्र है जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ ही रखो। तो वो मूल मंत्र भुला गया। वो मूल मंत्र हम भी, वैद्य भी भूल गए, लोग भी भूल गए। तो उसके लिए हमारे वहाँ स्वस्थ वृत्त का एक अध्याय है। उसमें कैसे खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, दातन करना, आंख में अंजन डालने से सभी छोटी से छोटी चीजों पर ऋषि मुनियों ने अपने गहन चिंतन, कोई 1-2 साल का नहीं है, 50 साल का नहीं है, हजारों साल का उन्होंने अपना अनुभव लिया और अपने जो सूक्ष्म बुद्धि है, ध्यान में बैठकर उस सूक्ष्म बुद्धि को जोड़ के तोल मोप के उन्होंने एक नियम बनाए। वो शाश्वत है, वो आज भी है सही। और उसमें आजकल जो वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं तो उसमें भी वो सटीक बैठ रहे कि नहीं? हाँ, सटीक बैठ रहे। मैं उसी की बात पे जा रहा हूँ कि वैज्ञानिक तौल में कैसे सटीक बैठ रहे हैं। अब आपने ही एक बात बताई कि भोजन के पहले चलना चाहिए, भोजन के बाद चलना चाहिए। बात भी दो तरह की चलती है। कोई कहता है भोजन के बाद चलो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कोई कहता है भोजन से पहले चलो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आयुर्वेद का कहना है कि भोजन से पहले चलना चाहिए। जो परिश्रम है वो भोजन से पहले होना चाहिए। और संस्कृत में एक कहावत और भी है, भोजन पश्चात शतपदम गत्वा एवं वाम कुक्षी कुरियात। भोजन के बाद 100 कदम ही चलना है, फिर वाम कुक्षी मतलब बाई करवट पे सो जाना, मतलब लेटे रहना, सोना नहीं है, सोने की बात नहीं है जी, लेटे रहना। तो वहां पर उन्होंने कहीं पर भी भोजन के बाद परिश्रम नहीं लिखा है। अब दूसरी तरफ लोग कहते हैं भोजन के बाद चलना चाहिए 2-3 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर लोग चलते भी है। अब हम दोनों को साइंटिफिकल और अपने तरीके से सोचेंगे। साइंटिफिकल तरीके से किसी ने कहा कि भाई भोजन के पश्चात नहीं चलना चाहिए, किसी ने कहा चलना चाहिए। तो जर्मनी में एक प्रयोग हुआ सुरेश भैया, बहुत समझने वाली चीज है। जर्मनी में उन्होंने ये इस पर साइंटिफिकल प्रयोग किया। 2 जर्मन शेपर्ड जो आपके खेत में ऐसे 2 जर्मन शेपर्ड सेम वेट के पसंद कर दिए गए जी, और दोनों को सेम भोजन, सेम वेट का भोजन, मतलब मांस या जो कुछ भी पका हुआ भोजन जो कुछ भी वो दिया गया। एक को बिठा दिया गया और दूसरे जर्मन शेपर्ड को शिकार के पीछे लगा दिया, घूमता फिरता पूरा 1-1.5 घंटे तक उसको घुमाते रहे भोजन के बाद। फिर दोनों कुत्ते के विसेरा मतलब स्टमक के अंदर से भोजन का नमूना लिया गया, दोनों का। एक बैठा था उसका और दूसरा जो शिकार के पीछे घुमा था उसका। दोनों का भोजन का जो नमूना था जठर से निकाल के उन्होंने लैब किया।
तो लैब में बहुत आश्चर्यकारक जवाब आया कि जो कुत्ता बैठा रहा था भोजन लेने के बाद, उसका आधा से ऊपर का भोजन का हिस्सा पच गया था। हाँ, और जो शिकार के पीछे दौड़ा था उसका भोजन ज्यों का त्यों बिल्कुल कम ही पचा हुआ और वैसा रहा था। तो उन्होंने लगा कि भाई ये तो बात सोचने वाली है। तो हम अब ये बात यहाँ थोड़ी अटक के हम अपने प्रयोग पे आते हैं कि जब हम भोजन लेते हैं, भोजन के बाद हमारा पूरा भोजन जो है हमारे जठर जी यानी स्टमक में चला जाता है। ठीक है। तो आदमी को कोई काम एक साथ दो नहीं काम कर सकते, कोई भी आदमी। गाना और खाना हम साथ नहीं कर सकते, या तो गाना खाने पड़ेगा या तो खाना पड़ेगा, आपको एक में समय देना पड़ेगा। अब जब भोजन हमारे पेट में आता है, हमारी हथेली होती है, हमारा जठर होता है, हमारा लीवर होता है, हमारी पैंक्रियाज होती है, सब की सब जो ऑर्गेन है वो एक्टिव हो जाती है और उस पर कुछ ना कुछ एंजाइम छिड़काव करती है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एंजाइम युक्त है। हमारा बैक्टीरियल युक्त नहीं है, हमारा एंजाइम युक्त है। पशुओं का बैक्टीरियल युक्त है। तो हमारा एंजाइम जब तक उस पर सिक्रेशन नहीं होगा तब तक वो भोजन पूरी तरह से टूटता नहीं, जीर्ण नहीं होता है। जीर्ण का मतलब समझ रहे हो आप, बिल्कुल कण कण में विभाजित हो जाना। जब जीर्ण नहीं होगा तब तक पचेगा नहीं। अब उस सिक्रेशन के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा खून का परिभ्रमण की आवश्यकता रहेगी। वहां और तो कोई चीज नहीं है, पंप तो नहीं है कि चलो छिड़काव कर दिए। सही है। तो जैसे उसको एंजाइम छिड़काव करना है तो खून को वहां परिभ्रमण और बढ़ेगा। जैसे जैसे खून आएगा छिड़काव करके वापिस तो चलेगा आएगा। एक ऐसा मोटे मोटे तौर पर सिस्टम में समझा रहा हूँ। हाँ। तो ऐसा होगा तो ज्यादा से ज्यादा खून की जरूरत हमारे स्टमक और पेट के अवयव को पड़ेगी। एक बात हो गई। अब जब हम चलने निकलते हैं भोजन के बाद, तो आप भी समझ रहे हो, आप भी समझ रहे हो कि उस वक्त हमारा जो खून है वो कौन ले जाएगा? हाँ, वो और एक्टिविटी में जैसे पैर में चला जाएगा। बिल्कुल। पैर को ज्यादा खून चाहिए क्या कि उसको चलना है। फेफड़े में चला जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी पैरों को चलाने के लिए। तो जो स्टमक को जो खून मिलने वाला है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पैर में चला जाएगा या फेफड़ों में चला जाएगा, उसको कम हिस्सा मिलेगा। तो कम हिस्सा मिलेगा तो कम सिक्रेशन होगा, कम सिक्रेशन होगा तो कम पाचन होगा, पाचन स्लो हो जाएगा, पाचन स्लो ही होगा। तो वो जर्मनी वाली जो बात है और हमारे ऋषि मुनियों की ये सरल भाषा में मैंने जो चीज समझाई, दोनों एक है। ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पशु में भी देख लो, कोई भी पशु है चाहे शिकारी हो या तृणाहारी हो, भोजन के बाद वो शांति से बैठता है। आपने देखा होगा गांव में भी दोपहर के वक्त में बड़ के नीचे हमारी गाय भैंस बैठ के वो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। और जुगाली के बाद फिर के आधे घंटे 2 घंटे के बाद काम चलता है। कोई शिकारी प्राणी है भी, आप भी सिंह को देख लो या बाघ को देख लो, वो भोजन खाने के बाद कुछ समय तक तो आराम करना है। मतलब भोजन खाने के बाद हमारे कहीं पर शास्त्रों में काम में लगने की चीज है ही नहीं। तो आपने सही कहा कि भोजन के पश्चात शतपदम गत्वा के बाद चलना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि खाना खा के बाद तुरंत आप लेट जाओ। मतलब 100 कदम तक का हल्का पल्का परिश्रम करना चाहिए। अरे ये बात जब मैंने समझी तो फिर मैंने खुद के ऊपर भी और कुछ लोगों को ये इसके लिए मैंने प्रेरित किया, तो सबके अच्छे रिजल्ट है। मतलब वॉकिंग जो करते हैं 2-3 किलोमीटर, उसमें उससे फास्ट 15-20 मिनट भी अगर बाई करवट लेटते हैं ना तो हाँ, डाइजेशन फास्ट लगता है, पेट हल्का महसूस होता है। जिनको वायु की है समस्या, उसमें भी वायु भी रिलीज हो जाती है। तो ये बात तो है, पर ये एक समस्या है। मतलब मैं इसको समस्या के तौर पे देखता हूँ कि अब ये इनसाइट है, मतलब आयुर्वेद का जीवनचर्या को लेके हो गया, भोजनचर्या, दिनचर्या, तो ये प्रॉपर वे से लोगों तक पहुंचे, उसके लिए कोई एक सिस्टम अपने या समाज में कोई है नहीं। हाँ, सही बात। तो कभी लगता है मुझे कि शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भी हो सकता था कि हर व्यक्ति इसको जाने। मतलब व्यक्ति सब कुछ जान रहा है लेकिन खुद के बारे में, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, और वो विज्ञान और अपना जो शास्त्र है उसके दोनों को मिला, हाँ, दोनों मिला के चलना पड़ेगा। वो नहीं है ना, तो वो उसके लिए मतलब आप क्या समझते हो कि कैसे लोग उसके बारे में जाने? अब जैसे व्यायाम का विषय हो गया, उसमें भ्रांति है, कसरत के पीछे पड़े हुए, तो जिम में 2-2 घंटे 3-3 घंटे है, अब उसमें साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे, तो उसके विषय में तो इस चीज को कैसे जाने? मतलब इसके लिए आप क्या? देखो, हमने सन 1900 मतलब क्या कहते हैं 90 से हमने एक मुहिम गुजरात में शुरू की थी। सबसे पहले जी, गुजरात में नहीं, शायद भारत में सबसे पहले थे। उसका हमने नाम दिया था हाउ टू कुक विद आयुर्वेद।
बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, हाउ टू कुक विथ आयुर्वेद, और मुहिम हमने बहुत चलाई। फिर बीच बीच में कुछ समय से अब ये मुहिम हमारी थोड़ी कम हो रही है। हम रसोई घर पे बड़े बड़े व्याख्यान दे रहे थे, किस चीज को किस तरह से पकाना। मैं आपको एक सरल बात बताऊं, आपके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। आपने अच्छे से अच्छे सफरजन ऑर्गेनिक ले लिए, चलो आपने ऑर्गेनिक सफरजन तो ले लिए, सेब एप्पल बोलते हैं, हाँ आप घर पे ले आए, अब आपकी घरवाली उसको सब्जी बनाकर खाएगी, नहीं सफर तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ हाँ आपने ऑर्गेनिक सेब इसीलिए ले रहे थे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उसमें जहर नहीं है, पर जब आप उसकी सब्जी बना रहे हैं तो आप तो उसको जहर बना रहे हो। हाँ। इसकी सब्जी नहीं बननी नहीं चाहिए। बनी चाहिए। मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छी चीज, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा उसमें एक बात बताई थी कि अच्छी की अच्छी चीज को अगर पकाने का तरीका गलत रहेगा तो चीज गलत हो जाती। आप कैसा भी अच्छे से अच्छा दूध ले आओ, बिल्कुल गाय का दूध ले आओ, गाय जंगल में चरती हो उसका ले आओ, फिर दही बनाने वाला आदमी अच्छा नहीं है, उसका जामन अच्छा नहीं है, तो फिर वो दही अच्छा नहीं बनेगा, दही से बनने वाला घी अच्छा नहीं बनेगा, और ग्रोथ के जो रिजल्ट मिलने पाए वो नहीं है। मतलब तो प्रोसेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, आयुर्वेद ने प्रोसेसिंग को बहुत ही अच्छा बनाया। आयुर्वेद का कहना है, उसको संस्कार नाम दिया गया। संस्कार का मतलब हर जगह पे लागू होता है, कृषि में होता है, पशु में होता है, वनस्पतियों में होता है, औषधों में होता है, और भोजन में होता है। संस्कार का मतलब सुरेश भैया ये है, चीजों को चीजों में जो अनिष्ट है, मतलब जो खराब चीज है उसको दूर करो, और जो अच्छी चीज है उसको उत्तरोत्तर बढ़ाओ, का संवर्धन संवर्धन करो। बस संस्कार का मतलब ये है। संस्कार से धीरे धीरे हम वघार तक, छोका तक पहुंच गए। हम गुजराती में वघार बोलते, आप छोका बोलते, और उसका जो मूल मंत्र था संस्कार का वो बिल्कुल भूल गए। अब मैं उसका एक और दाखला प्रेक्षक मित्रों को भी बताना चाहता हूँ, खास करके हमारी बहनों को, कि जब हम छोका लगाते हैं तो सबसे पहला राई डालते हैं, सही है। सबसे पहला राई डालते हैं, और सबसे पीछे धनिया डालते हैं। आपने देखा होगा, सबसे पीछे धनिया। अब कोई ऐसा किताबों में तो लिखा नहीं है कि भाई पहला राई डालो और पीछे धनिया डालो। कई कई ऐसा कोई कोई सरकारी नियम भी तो नहीं है, कोई कायदा कानून भी नहीं कि ऐसे नहीं करोगे तो रसोई नहीं बनेगी, ऐसे करोगे तो रसोई बनेगी, ऐसा तो है नहीं। फिर हमारे पुरखों ने पूरा उस मंत्र को, रसोई का मंत्र को, संस्कार विधि को इस तरह से क्यों बनाया? क्यों धनिया पहले नहीं डाला, क्यों राई पीछे नहीं डाली? डाल तो सब सकते थे, इनमें कोई नियम तो था ही नहीं, कोई शास्त्र का नियम नहीं था। फिर भी वहां पर ये नियम बना है कि पहले आप राई डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो, बाद में धनिया डालो। और धनिया भी कब डाला जाता है? जब भोजन पर्याप्त मात्रा में तैयार हो जाता है, खाने के लायक तैयार होता है, तब हम लोग धनिया को काट के उसके ऊपर गार्निश के रूप में लगा लेते हैं जी। तो इसका पूरा रसोई का एक मूल मंत्र है। आपने कहा चीजों वहां से शुरू होती है। तो जब हम तेल जब लेते थे, पहले हमारे वहां जो तेल था देसी कोल्हू से आता था, देसी कोल्हू से ज्यादातर। अभी 50-60 साल से हम लोग फिल्टर्ड ऑयल यूज करने लगे। मैं तो 25 साल से कह रहा हूँ, 50-25 साल से। इससे पहले हमारे वहाँ ज्यादा से ज्यादा कोल्हू से देसी तेल आते थे, तो कोल्हू वाले उसमें कुछ पानी डालते थे, कुछ पानी डालने के बाद उसको पीसते थे, तब वो तेल निकलता था। तो तेल में कुछ पानी का अंश भी रहता था और कुछ अशुद्धियां भी रहती थी। आजकल एक बात और भी यूरोप कंट्री में चल रही है, हमारी जो मूंगफली है, मूंगफली बोलते हैं आप? हाँ, मूंगफली, मूंगफली बोलते हैं हिंदी में। तो मूंगफली का जो तेल है वो परदेश में नहीं चल रहा है। क्यों? तो कहते हैं कि आपकी मूंगफली में आफ्लाटॉक्सिन नाम की एक फूग आती है, और आफ्लाटॉक्सिन फूग जो है वो लीवर को बर्बाद कर देती है। इसलिए अगर आपका जो तेल है उसको 80 डिग्री तब तक नहीं उकालोगे, तब तक आफ्लाटॉक्सिन फूग नहीं मरती और वो खाने के लायक नहीं रहता है। तो जब हमारे पुराने पुरखों को ये सब बातों की पता था, जब हम छोका लगाते हैं और छोका के साथ जब हम उसको राई डालते हैं उसके अंदर, तो एक तड़ाक करके आवाज आता है जी। आपने तड़ाका सुना होगा। हाँ। साइंस भी ऐसा कह रहा है और हम भी ऐसे मानते हैं कि राई जब फूटती है तो एक जोरदार आवाज होती है, एक भयानक छोटे से बम फूट ब्लास्ट जैसा होता है। और उस वक्त उसका टेम्परेचर 700 से ऊपर चला जाता है, मतलब नैनो सेकंड में, ज्यादातर समय के लिए, पर नैनो सेकंड में उसका टेम्परेचर 700 750 से भी ज्यादा जाके वापस आ जाता है। तो उसी से वजह से दो चीज होती है, एक तो आवाज की वजह से उनके जो हानिकारक तत्व है वो तो दूर हो जाते हैं, और ब्लास्ट के समय जो गर्मियां पैदा होती है तो वो, और राई खुद जो है
वो हमारे वहां भी ऐसा कहते हैं, धूप में हम जब जैसे किसी को कुछ हुआ तो हम राई और मीठा का धूप करके गाँव हाँ, जलाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक दूर ऊर्जा करने के को लिए। दूर करने के लिए करते हैं। तो राई एक पॉजिटिव ऊर्जा का रूप में रूपांतर होकर तेल को शुद्ध कर देती है। तो इसीलिए राई को हम पहला डालते हैं, क्योंकि तड़ाके से हमारा डाला हुआ तेल तुरंत शुद्ध हो जाएगा। फिर बात एक चीज आती है, अभी प्रदेश में एक और संशोधन हुआ है, अभी जबरदस्त संशोधन आयुर्वेद पे हो रहे हैं, और हमारा आयुर्वेद दिन प्रतिदिन उनके दिमागों में आ रहा है। वो इसीलिए दिन प्रतिदिन आयुर्वेद के प्रति आपको एक बताऊं, ब्रिटेन में अभी आयुर्वेद का कोर्स शुरू होने जा रहा है, आयुर्वेद के डॉक्टरों को बढ़ाने का, काफी सारी जड़ी बूटियां। और पूरे यूरोप में, कल ही परसों मेरे एक मित्र नेदरलैंड में, उनसे बात हुई, यूरोप में प्रतिदिन 1 मोल आयुर्वेद, मतलब हर्बल, आयुर्वेद का तो नाम नहीं ले सकते, वो थोड़े डरते हैं, हर्बल के नाम से पूरा 1 मोल खुल रहा है, हर हफ्ते में 1-2 मोल खुल रहे हैं। तो उनका सुझाव ऊपर बढ़ रहा है, तो उन्होंने तो साइंटिफिकल बातें करनी शुरू कर दी। तो बात आती है हल्दी की। अब हम लोग हल्दी के बारे में जानते हैं, ये हमारे पुरखे बहुत, मैं तो जब भी आयुर्वेद को पढ़ता हूँ मुझे लगता है कितना उन्होंने चिंतन किया होगा। हाँ, हम जब भी हल्दी लेते हैं तो किस में लेते हैं? दूध में ही लेते हैं। दूध में लेते हैं। हमारे वहां हल्दी पानी में लेने का कहीं पर उल्लेख नहीं होगा। हमारे पुरखों ने जब भी हमको हल्दी लेने के कहा तो रात को दूध में थोड़ी हल्दी भिगो और ले लो। हल्दी का दूध। अब संशोधन ये हुआ कि हल्दी के अंदर जो कुरकुमिन है, उसका जो एक्टिव तत्व है करक्यूमिन, वो करक्यूमिन जो एक्टिव तत्व है वो फैट सॉलेबल है। राइट। क्या है? फैट सॉल्युबल। फैट में ही डिसॉल्व होता है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। अब पानी में कितना भी घोलो तो करक्यूमिन उसमें डिसॉल्व नहीं होता, फैट सॉलेबल है। और फैट के सॉलेबल होने के बाद ही वो लीवर में एंट्रेंस हो पाता है। तो हमारे पुरखों ने सब्जी के ऊपर हल्दी डालने का कहीं नहीं लिखा है, छोका में ही डालने का कहा है। मतलब तेल डालो, भगार करो, फिर उसमें हल्दी डालो, तो वो भी फैट आ गया, वनस्पति जन्य फैट है। आप दूध में लोगे तो प्राणी जन्य फैट है, घी में लो तो वो भी प्राणी जन्य फैट है। फैट के साथ हल्दी लेने से ही कुर्क्यूमिन हमारे लीवर में दाखिल होता है। तो इसीलिए वो घर में हम तेलों में हल्दी डालते हैं। बहनों को मैं खास से कहना चाहता हूँ कि ऊपर से कभी भी हल्दी मत डालो, वो डिजोल्व नहीं होगी, आपके शरीर में नहीं जाएगी। साइंस भी यही कह रहा है जो हमारे पुरखे कह रहे हैं। फिर बात आखिर में आती है धनिया की, कि धनिया भी आखिर में क्यों डाला जाता है। तो सुरेश भैया मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, भोजन जो है वो बनने के बाद पहला कौन खाता है? हमारे ये शरीर में से पहला किसको पसंद आता है? सुगंध के थ्रू। नहीं, आंखों को। हाँ, देखने में। देखने में आदमी देखने से भोजन को पहला पसंद करेगा। मतलब हमारे देहाती वैदिक में कहा जाता है गुजरात में कि पहले आंखों से खाओ। अगर सब्जी बनी है, कलर बलर ठीक नहीं है, आपने मिर्ची नहीं डाली है, भले तीखा और कुछ भी डालो, मिर्ची नहीं डाली है और फीकी लग रही है तो आपको अच्छी लगेगी, भोजन बोलेगा चलो नहीं करना है। मतलब आंखों को अच्छा लगना चाहिए। आंख आपके दिमाग को कहेगी कि चलो खाने की लायक चीज है। आंख ही पहले जज करती है खाना या नहीं खाना। दूसरा बात आता है नाक का, सुगंध आएगा तो हमारी घ्राणेन्द्रिय की वजह से हमारा एक्टिव हो जाती है। एक्टिव हो जाता है, हमारा स्वाद आने, मतलब स्वादेंद्रिय जो ग्रंथि है वो तैयार होने लगती है, भोजन के लिए हमें तैयार करते हैं। चलो जैसे छोटा बच्चा घर से स्कूल से आता है और मम्मी ने कुछ अच्छी चीज पकाई है तो वो आते हुए कहा मम्मी आज तो अच्छा खाना बना है, मुझे खाना है। मतलब सुगंध सबसे दूसरी खाने में आती है। फिर तीसरी चीज आती है हमारा मुंह, मुंह का जायका तो तीसरे नंबर का है। ठीक है। अब जब आप धनिया डालते हो भोजन के ऊपर तो उसके 2 चीज होती है। एक तो आपका सब्जियों लगभग करके हमारी सब्जियां लाल रंग की या तो पीले रंग की होती है, हल्दी और मिर्च की वजह से। तो उसमें जो ग्रीन रंग है वो कॉन्ट्रास्ट की वजह से आंखों को अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है देखने में, ग्रीन और इनका कॉम्बिनेशन। तो हमारी आंखों को भी ये जज करता है। दूसरा है जब आप उसको बाद में डालते हो तो सब्जी की गर्मी से उनमें से सुगंध निकलती है। धनिया सुगंधितदार द्रव्य है तो हमारे नाकों तक चला जाता है, तो हमें खाने के लिए तैयार होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है धनिया अगर आप पहले तेल में डालोगे तो क्या होगा? जल जाएगा, उसका रूप गंध और सब चला जाएगा, स्वाद भी चला जाएगा, स्वाद भी चला जाएगा। इसीलिए धनिया को हम बाद में डालते हैं। हमारे पुरखे सुरेश भैया इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर आपने कहा अक्षर ज्ञानी नहीं थे, लेकिन उनको सब पता था। उन्होंने इतने सटीकता से एक एक चीज को बुना है। आप आयुर्वेद के कोई भी पन्ना उठाकर ले लो, नाचने का मन हो जाएगा कि सालो कितनी मेहनत करके, वो सालों साल की मेहनत करके उन्होंने ये सब रचा है। तो ये सब चीजें हमें लोगों तक ले जानी पड़ेगी, लोगों को भी ये चीज अपने भोजन और प्रकृति में हर रोज एडप्ट करनी पड़ेगी, तब जाके हम रोग से बच पाएंगे।
जी, तो मतलब आपके कहने का मतलब है इस विषय पे अवेयरनेस का काम है। हाँ और वो कहीं ना कहीं वैद्य जब जानते हैं तो वैद्यों के माध्यम से या इस आयुर्वेद में जो काम करने वाली संस्था है उसके माध्यम से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, या सरकार के लेवल पे जो प्रयत्न होते हाँ हैं वही हुए। और समाज को भी इसके लिए मतलब कहीं ना कहीं जागरूक रहना पड़ेगा। और इसके लिए भी मतलब दो होते हैं ना, मांग जब आती है पब्लिक की तरफ से, जहां भी मांग आती है वहां वो विषय ऑटोमेटिकली उठना शुरू हो जाता है, मतलब ये। हाँ। तो ऐसे क्या करना चाहिए, मैं मानता हूँ हमने स्वर्ग के लिए तो काफी सारी कथाएं कर ली। हाँ अब वहां स्वर्ग मिलता है नहीं मिलता है तो दूर की बात है, कभी कोई गाया वो कहने नहीं हाँ आया। हाँ। पर ऐसी कथाएं आयुर्वेद के बारे में होनी चाहिए सुरेश भैया। स्वास्थ्य गाँव गाँव, कथा। हाँ, स्वस्थ कथाओं गाँव में गाँव शुरू होनी चाहिए। और गाँव गाँव, क्योंकि स्वास्थ्य की परिणाम तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने जो संस्कार की बात की, ये चलने की आपके साथ बात हुई, आप एक बार अमल में ला लीजिए, आपको हाँ परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो सब आयुर्वेद की जो कथा है, आयुर्वेद का जो स्वस्थ वृत्त है। मैं आजकल भी जो कथाएं चल रही वो उपचार कथाएं चल रही। हालांकि स्वस्थ वृत्त की जो कथाएं कोई नहीं करता है, न लोगों को इसमें रस है, न हमें पैसे मिलते हैं वैद्यों को, न फार्मेसी वालों को पैसे मिलते हैं, तो हम लोग उस अध्याय को लेते ही नहीं। हमारा अध्याय उस तरफ रहता है कि दवाओं खाओ, जितनी ज्यादा दवा खाओगे उतना ज्यादा पैसा हमको मिलेगा। और दर्दियों का रुझाव भी ऐसा है कि साहब जी छोड़ो ना सब बात यार, खाने पीने की छोड़ो, दवाई दे दो, दो दवाई ज्यादा दो, हम जल्दी से ठीक हो जाए। तो जिस तरह से ये कथा सप्ताह चलती है, मैं मानता हूँ सोशल मीडिया की वजह से, हमारे धार्मिक संस्थाओं की वजह से सबको ये कथाओं का एक आयोजन करना चाहिए। गुजरात में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, जी। राजस्थान, और सभी, मैं तो मानता हूँ सभी लोगों, सभी अपने प्रदेश में जो छोटा मोटा, मतलब जो सच्चा जानता हूँ, सच्चा आयुर्वेद को लेकर आगे आने की जरूरत, क्योंकि आयुर्वेद के नाम पे भी काफी सारी भ्रांतियां चल रही। तो अच्छा आयुर्वेद जो शास्त्रोक्त है, सुश्रुत, चरक, बागभट जी के साथ, उनको साथ लेकर एक अच्छी कथा, स्वास्थ्य कथा शुरू होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये जरूरी भी है। और कोई एक सिद्धांत भी जो आयुर्वेद शास्त्रोक्त सिद्धांत है जीवन में लोगों के आता है तो मतलब आदमी तो कि अरे भाई इतने दिन से क्या, मतलब एक चीज बदलने से उसके हाँ, बहुत सारा जीवन में एक बदलाव आ जाता है, मतलब। और उसको सामान्य अपना जो दिनचर्या जिसको बोलते हैं या भोजनचर्या है, जीवनचर्या है, हाँ, उसमें भी अगर वो आ जाता है तो मेरे को लगता है रोगी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और और सुखद हो सकता है जीवन, मतलब। तो इस स्वास्थ्य तो पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो दवाइयां भी खा के मतलब कब तक, हाँ कब तक खाओगे, हाँ मतलब कब तक खाओगे और कितने पैसों की खाओगे। हाँ, कितने पैसों की खाओगे। ऐसे ऐसा दौर चल रहा है सुरेश भैया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी दवाई लेने से अच्छा मर जाना बेहतर पसंद करेगा। ये जो बिल आ रहे हैं 25 लाख रुपया, 35 लाख रुपया, मैं बोला गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएगा। वो बोलेगा चलो उपचार ही नहीं करवाना, मर जाना इससे अच्छा है, बच्चों के सर पे दीवार रख के मर जा जिंदा रहना इससे। तो हम सबको मिलाकर ये मेडिकल फील्ड का जो प्रभाव बढ़ रहा है लोगों के सर पे, खास करके पैसों के बारे में, दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा है। और लोग इसीलिए, हमारे जो नोबल प्रोफेशनल है, मेडिकल प्रोफेशनल जो है नोबल प्रोफेशनल है, और लोग सबसे, पुलिस के बाद सबसे ज्यादा गालियां हमको दे रहे हैं डॉक्टर के बारे में और जब मेडिकल फील्ड के बारे में। उसका एक ही कारण है कि अब नोबल प्रोफेशनल जो है वो धीरे धीरे से इतना महंगा होता जा रहा है, महंगाई की दौर से इतना महंगा है, तो पैसे नहीं खर्च पाते, और पैसा अगर खर्चते हैं तो भी उनको बहुत महंगा पड़ने की वजह से थोड़ा दिल में दर्द रहता है। तो हम सबको स्वस्थ वृत्त का पालन करके बीमार ही नहीं पड़ना है, और बीमार पड़े तो ऐसी छोटी मोटी जड़ी बूटियों से जल्दी से हम ठीक हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ भारत के जो लोअर मिडिल क्लास और उनके नीचे के जो स्तर के लोग हैं, उन पर आयुर्वेद का प्रभाव सबसे अच्छा रहेगा और उनके लिए अच्छा ही रहेगा। सत्य बात है। और उसी में जैसे सामान्य चीजों से ये संभव था, जैसे अभी मुझे एक ध्यान में आया, मीठा नीम। हाँ, अभी बहुत सारे शोध हुए कि कोलेस्ट्रॉल या ब्लड का जो गाढ़ापन है उसको मेंटेन रखने के लिए वो बहुत उपयोग होता है। तो परिवारों में अपने यहाँ, हमारे राजस्थान में शाम के टाइम मीठा नीम के लिए लोग इधर उधर मांग के या घरों में भी लगा रहता था, मतलब पर्याप्त मात्रा में धनिया हो गया, मीठा नीम है, ये इसका उपयोग करते थे। तो ये कोलेस्ट्रॉल वाली समस्या, तो मतलब कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने का विषय तो ठीक है, पर कोलेस्ट्रॉल नहीं होवे, क्योंकि हर आजकल 30-35 की उम्र जाते जाते कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम इतनी सारी बढ़ रही है। तो वो समाधान यही है कि वो नहीं हो,
उस स्वास्थ्य व्रत को ही फॉलो करना पड़ेगा, हाँ उसकी दिशा में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके ही वो चीजें मतलब बन पाएगी, उसका सदुपयोग, मतलब जिसको बोलते हैं ना अच्छा जीवन जो, ये तो दवाई खाने में भी कहीं ना कहीं पीड़ा के साथ ही खाता है, कहीं तो अटकना पड़ेगा। हाँ अटकना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं पीड़ा के साथ में। इसमें एक चीज मुझे थोड़ी जो समझ में आ रही है, मतलब आजकल जो बीमारियों में मन का कितना रोल है, मतलब जो जैसा दिनचर्या हो गई है, या एक मन के साथ बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा है और एक मन स्थिति के साथ बीमार पड़ने की संभावना कम है, उसके बारे में जैसे आपका क्या? एक दो तीन चीज से मैं फिर मन के ऊपर आता हूँ। जी। सबसे पहला आपने कहा कि भाई मीठा नीम की हम शाम को चटनी बना लेते थे, हाँ। कढ़ी में डाल लेते थे, तो हमको जो चीज मिलनी चाहिए भोजन में वो मिल पाती थी। तो हमारे वहाँ एक सहज परंपरा थी, सहज परंपरा कि योर फूड इज योर मेडिसिन, आपका जो आहार है वही वही औषध है। भोजन है। हम दो गलतियां आजकल कर रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। दो गलती कर रहे हैं। एक तो हमारा भोजन का तरीका बिल्कुल बदल दिया हमने, पिछले 10-15 साल में इतना बदला चुका, इतना बदला चुका। मैं अपने निजी अनुभव से कहते हो, यही जड़ी बूटियों से हम 10 साल पहले जो परिणाम ले पाते थे आयुर्वेद में, आज नहीं आ रहे, क्योंकि हमारा खान पान इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा है कि दवाइयों का जो असर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि भीतर से सब बिगड़ चुका है। और दूसरी चीज ये है कि हम पूरे आहार को किस तरह से औषधि के रूप में बदल जाए उसके बारे में अज्ञात है। जैसे आपने कहा कड़ी पत्ते के, मैं एक और चीज आपको सटीक चीज बताना चाहता हूँ। भारतीय आहार पद्धति में मेरा काम ज्यादा चलता है। मैंने कहा योर फूड इज योर मेडिसिन, हाउ टू कुक विद आयुर्वेद, तो हमें उसमें बता दें। हमारा जो कोकम आता है, कोकम ही बोलते हैं हाँ। राजस्थान में, कोकम का फल आता है जिसको दाल में हम डालते हैं खटाई के लिए, गार्सेनिया कंबोज बोलते हैं, ठीक है। और गार्सेनिया कम प्रयोग करते हैं हमारे। हाँ, मैं वही बताता हूँ। आज से 50 साल पहले हर कोई दाल में घर में कोकम का प्रयोग होता था, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब प्रदेश में आज ही संशोधन हुआ है, गार्सेनिया कंबोज की वहां पर कैप्सूल मिल रही है, आपको ये जानकर हैरानी होगी, उसकी कैप्सूल बन रही है और वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूज हो रही है। अब देखो मूल बात क्या हो, हमारे में कोलेस्ट्रॉल इसीलिए नहीं था कि हम दाल में कोकम डालते थे, हम घरों में खट्टाई के लिए कोकम यूज करते थे, और कोकम का ये गुण खट्टाई के साथ आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को जमा देना ही नहीं होता था। नास्ति मूलम कुतम शाखा, जब जड़ ही नहीं है तो पेड़ कहां से होगा। हम लोग अब पेड़ पैदा करते हैं, फिर उसको शाखाएं काटने का प्रयोग करते हैं। तो भोजन शैली में जो छोटे छोटे बदलाव है, आप छोटे बदलाव करो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बड़े स्तर पे बदलाव कर पाओगे, सही है। इनसे बचना मेरे लिए भी मुश्किल है, तो आप सभी के लिए मुश्किल होगा कि किसी के पास जाओगे भोजन के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो उसमें, पर आप घर में जब भोजन बनाते हैं तो आप खट्टाई के तौर पे कोकम डाल दो, कोकम के फूल डाल दो, तो गार्सेनिया कंबोज से आपका कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम होता जाएगा। तो आपको कोई बड़ा बदलाव लाने का, कोई रॉकेट साइंस के पास जाने की जरूरत नहीं है आयुर्वेद में अगर आगे बढ़ना है। छोटी छोटी चीजों से आप बड़े दर्दों से बचाव पा सकते। अब आई मन की बात, आपने जो मन की बात की, तो ये जो प्रदूषण आजकल चल रहा है, हम लोग पर्यावरण के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में बहुत सजाग है, पर जो मानस प्रदूषण है मन के लेवल, मन के, आयुर्वेद ने आहार और विहार और मनोव्यापार को बहुत ध्यान दिया। मन के अंदर जो व्यापार बोला है आयुर्वेद, मनोव्यापार मतलब लेन देन जो चलती है विचारों की, वो सबसे बड़ी दूषित हुई। वर्तमान समय में सोशल मीडिया और ये टीवी है, ये न्यूज़पेपर है, वो हमारे मानसिक स्तर को इतना प्रदूषित कर दिया, इतना सुरेश भैया प्रदूषित कर दिया है कि बात मत पूछो। सुबह ये न्यूज़पेपर देखो, 2-4 मर्डर, 2-4 रेप केस हो गए, ये होगा, अच्छी चीजें कहीं पर नहीं। अब सोशल मीडिया उठा लो, सब जगह पे यही माहौल इतना प्रदूषित हो चुका है, और उस माहौल की असर हमारे दिमाग पे आ रही। जब स्वस्थ मन नहीं है तो स्वस्थ शरीर कहां से होगा। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन जरूरी है, और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी, दोनों एक दूसरे के लिए पर्याय है, पूरक है। तो मन की शांति आजकल किसके पास है। ये चौपाल पे हम बैठे, इतने बैठने का लिए भी टाइम किसी के पास नहीं है। पहले तो हम घंटे तक अपने चौराहे पे मित्रों के पास बैठते थे, या घर की जितनी हमारी गृहिणी माता है, वो घर भी ऐसे थे, बाहर वो क्या बोलते, हम ओटला बोलते गुजराती में, आप क्या बोलते बाहर, जो पोल, बाहर नहीं, वो बाहर बनाते हैं बैठने के लिए, बरमदा में आगे बैठने का लिए कुछ बनाते हैं लोग, दरवाजे के बाहर बैठते हैं, हमारे यहाँ पेल्ला बोलते हैं। हाँ पेल्ला,
पेल्ला के ऊपर वो औरतें बैठती थी और दुनिया भर की गपशप लगाती थी और सब आनंद मौज में एक दूसरे के साथ रहते थे। आजकल तो आप घर में जाओ तो शांति कब होती है कि पूरा घर जब मोबाइल में रहता है तब शांति रहती है। पूरा का पूरा घर मोबाइल पे लगा रहता है। मतलब किसी को किसी के साथ बात करने का समय नहीं है, दुख दर्द को बेचने का समय नहीं है। सहज संवाद की एक तो कमी हो गई बिल्कुल। मतलब कुछ ना कुछ प्लान उद्देश्य से युक्त चीजें हो गई। अब जैसे मुझे एक चीज याद आई जो इसके बारे में मैं बार बार बोलता था कि कहीं मिलने जाएंगे अभी सगे संबंधियों में, परिवार में, तो जाते ही सीधा धंधा पानी कैसा चल रहा है, अब वो व्यक्ति कैसा चल रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, इसके बारे में कोई, हाँ वो भूखा है क्या है, वो कोई नहीं पूछता। पर आज से आप थोड़ा पहले जाओगे तो पहले स्वास्थ्य, फिर भोजन की बात आती है। जैसा पहला सुख निरोगी का है, और फिर भोजन का, जैसे भोजन को अपने आप ब्रह्म बोला गया, उसकी महत्ता थी। आप कैसे हो, ठीक है, फिर कुछ खाने पीने की विश्राम, उसके बाद में बाकी चीजें थी। पर वो कहीं ना कहीं बस वो हर चीज उद्देश्य से जुड़ गई है। लॉजिकल माइंड कितना कैसा चल रहा है, मतलब और सारा एक वातावरण भी बन गया है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं उस दिशा में ही प्रेरित करते हैं। तो विश्राम की कमी हो जाती है ना उसमें, मतलब फिर आदमी सब जगह देख रहे हैं कि सब भाग रहे हैं, फिर मैं भी उसी गति से भागूं, क्यों नहीं भागूं। तो वो बड़ा कारण है, मतलब एक अकारण जो विश्राम या सहजता से बातचीत होती थी उसकी भी कहीं ना कहीं समाज में कमी आई है। तो ये भी एक मतलब सुरेश भैया, सारी दौड़ पैसा के पीछे लग गई है। आप समझ लो, आदमी के पास कितनी भी बुराई हो, कितना भी कुछ भी हो, पैसा हो तो आदमी अच्छा हो जाता है। नहीं, पर उसमें काफी कम लोग हैं जो पैसों को कम प्राधान्य दे रहे हैं, काफी कम। मैं तो मानता हूं बिल्कुल नहीं होता। तो क्या समाज की पूरी दौड़ पैसों के पीछे लग गई है, और जो पैसा उसको मान सम्मान मिलते हैं, तो पीछे जो जिसके पास पैसे नहीं वो भी उस तरह की दौड़ लगा रहा है। और पैसा कमाने के लिए कोई साध और साधन की शुद्धता की बात कहीं पर अब नहीं रही। पैसा पहले भी लोग कमाते थे, नहीं ऐसा नहीं कमाते थे। हमारे भी कई जैनियों के और कई लोगों के पास, सृष्टियों के पास बहुत धन था। जिस पहाड़ की कंदरा में हम बैठे, भामाशाह जगड़ूशाह सेठ यहाँ पर हुए और महाराणा प्रताप को उन्होंने धन दिया नहीं दिया, इसी इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, ये अरवली की पहाड़ों की। तो पैसे उस वक्त भी था, पर ऐसी दौड़ नहीं थी, ऐसी दौड़ नहीं थी पैसों के पीछे। मतलब साधन और साध्य और सब चीजें बिल्कुल शुद्ध थी। शरीर पैसा कमाना चाहिए, पर उसका साधन और साध्य दोनों शुद्ध था। आजकल क्या है, आप किसी भी तरह से पैसा कमाओ, बस पैसा जरूरी है, साधन और साध्य जरूरी नहीं है, किस तरह का है किस तरह का नहीं है। तो इसी से आप अगर बेईमानी से पैसा कमा लोगे, मैं एक बात भीतर की आज बात बता रहा हूँ, बेईमानी से आप कितना भी पैसा कमा लोगे, रात को आपको वो डर ही देगा, आपको डर देगा। आप किसी से कुछ भी चीज छीन के लाओगे, आप भले कितने भी बलशाली हो, कितने भी पहलवान बलशाली हो, किसी की चीज छीन के जब आप लाओगे तो रात को आपको सोने नहीं देगी। आपका अंतरात्मा तो आपको कह दिएगा, और वो उसी की वजह से उनका मन प्रदूषित होता है। जब रात को नींद नहीं आती तो आदमी क्या करता है, शराब का सेवन करने लगता है, बोलो उसका स्ट्रेस घटाना है। स्ट्रेस नहीं घटाना, तेरे भीतर के पाप घटाने हैं। तो उसी की वजह से पूरा माहौल में एक वैचारिक प्रदूषण आ रहा है, मतलब मन प्रदूषित हो रहा है। शरीर और मन को दाव लगा के पैसा कमाना भी नहीं होना चाहिए। उसको ठीक रख के कमाना चाहिए, तो मैं तो समझता हूँ ज्यादा कमा पाएंगे। मतलब आप स्वस्थ हो, आपका मन अच्छा है, मन के लिए काम कर रहे हो। नहीं तो क्या हो जाता है कि सोफा सेट, टीवी सेट, सब सेट, और खुद अपसेट सेट हो जाओगे। तो ये थोड़ा सा उतना अवेयर तो रहना ही चाहिए कि इस अपसेट ना होवे अपना। इसके लिए थोड़ा सा जहाँ जहाँ बहुत सारी चीजें विधान है अपने यहाँ, जैसे एक संकीर्तन है, योग का भी माध्यम हो सकता है, और सहज जो जुड़ा होता है समाज में, मतलब समाज से जुड़ा रहना चाहिए। सामाजिक संवादिकता नहीं, सामाजिक संवादिकता नहीं। कई बार होता है सब चीजें अब कारण से ही हो रही है, पर यहाँ आप जैसे आए हो तो ऐसा कोई ऐसा लॉजिक प्रोफेशनल कारण नहीं है। सहजता से जो आना हुआ तो उसका एक अनुभव अलग ही रहता है, मतलब एक विश्रांति या जो प्रसन्नता उसके कारण से मिलती है, वो भी जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं इस दौड़ में नहीं सूरज जी, पैसा कमाना भी नितांत आवश्यकता होगी। अब पीछे तो नहीं रह सकते इस दौड़ में। पूरे पैसों की जो दौड़ लगी है उसमें कोई पीछे रहना नहीं चलता। जो पीछे रहता है समाज में वो पिछड़ जाता है बेचारा, उनका कोई वैल्यू नहीं है। उनकी बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, उनको समाज अपने घर में सम्मान नहीं मिल रहा। तो पैसा तो कमाना जरूरी, पर पैसों के साथ साधन और साध्य की मतलब सज्जनता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए।
मैं बताऊं, एक आदमी शराब बेच के करोड़पति हुआ है और एक आप जैसा है वो दवाइयां बेच के करोड़पति हुआ है, मतलब अच्छी दवाइयां। अगर मुझे किसी के पाँव छूना है तो मैं दवाई वालों का छूऊंगा, क्योंकि मेरा आपसी संबंध है इसीलिए नहीं। पर उसने शराब बेच के लोगों का स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचाया, समाज को, समाज व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। जबकि जिसने दवाइयां बेची है, जिसने योग बेचा है, जिसने कुछ अच्छी पेड़ पौधे बेचे, तो उसका पैसा कमाने का तो आशय है ही, पर उसके साथ समाज को कुछ अच्छे देने का उसका साधन और साध्य दोनों मतलब शुद्ध है। शुद्ध थे। तो उनको नमन करना चाहिए। समाज को यही रीत रमी अपनाना पड़ेगा जो आजकल नहीं है, और उसी से मन की प्रसन्नता और स्वास्थ्य भी उसी के जरिए संभव है उसमें। कि जैसे अभी आजकल लोगों में बीपी और जैसे ब्लड प्रेशर और एक विटामिन B12 बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है। मेरे घर में मैंने अभी 2 जनों को चेक करवाया तो दोनों का यही है, इंजेक्शन भी लगवाने पड़े, इतना कम हो गया। हाँ, ये मान लो कि ये कोविड की तरह फैल चुका है। हर तीसरे आदमी में B12 की कमी आ रही, हर तीसरे आदमी में B12 की कमी आ रही। और ऐसा हमें बताया गया कि B12 की कमी दूर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमें मांसाहार से बनते हुए इंजेक्शन या उनसे बनी हुई सब्सिडाइज गोलियां ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, अब ऐसा बताया गया। अब मैं एक चीज और भी बताता हूं, ऐसा क्या हुआ पिछले 10 साल के दौर में, ऐसी क्या चीजों में बदलाव आई कि आदमी के शरीर में से B12 चला गया। बोलते B12 के लिए मांसाहार करना जरूरी है, ऐसा हर तौर पे बढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बढ़ावा मिल रहा है कि मांसाहार के अंदर ही होता है करके। और लोग मांसाहार करते हैं। आपका प्रश्नों के अनुसार मैं कहूँ, आपके पिताजी मांसाहारी थे, आपके दादाजी मांसाहारी थे, उनके परदादा मांसाहारी थे, तो इन पीढ़ियों में B12 की कमी क्यों नहीं आई? अगर मांसाहार से ही B12 पर्याप्त होता था तो हमारी पीढ़ी तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी थी। हमारी पीढ़ी शुद्ध शाकाहारी नहीं है, हम लोग शुद्ध शाकाहारी नहीं, बल्कि हमारे जो दादा परदादा थे, कभी लोग ऐसे मिलते थे दूसरे गांव में जाकर भोजन भी नहीं लिया, कभी ऐसे लोग थे दूसरे के गोले का पानी भी नहीं पीता, जेब में अपना ग्लास रखते और उससे पानी पी लेते। इतना शुद्धता रखने वाले लोग को B12 की कमी नहीं आती थी। अब हमें क्या है, हम तो कुछ न कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मांसाहार कर रहे हैं, इनसे ज्यादा कहीं ना कहीं चीजों में तो आ रहा है। जैसे आप चॉकलेट नेस्ले की ले लो, दूसरी कुछ चीज ले लो, जिसमें कुछ न कुछ पिछले रास्ते से मांसाहार तो घुसाया जा रहा है। अगर मांसाहार से B12 की कमी नहीं होती तो हम में नहीं होनी चाहिए, उनमें होनी चाहिए। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ आप समझ रहे हो सूरज भाई, उन्होंने तो कभी चाखा ही नहीं, जिप पे नहीं रखा था, तो उनमें नहीं थी। हमने तो कुछ ना कुछ खाया। हमारी बेटी और शुद्ध रूप से भी मांसाहार करने की आगे बढ़ रही है और पिछले रास्ते से भी मांसाहार आ रहा है, जैसे केक खा रहे, बिस्किट खा रहे, कुछ न कुछ न रूप में, कई बार पता भी नहीं चलता, पता नहीं चलता उस चीजों मांसाहार। तो मांसाहार और B12 का संबंध मैं बिल्कुल कतई नहीं मानता। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही, कई चीजें ऐसी हमारे शरीर में दाखिल हो रही है, या तो B12 को वो हमारे शरीर में डिपॉजिट होने नहीं दे रही है, या हमारे भोजन से दूर कर रही है। दो चीज तो है, या तो हमारे शरीर में डिपॉजिट नहीं होता या आने नहीं देता, तीसरा तो कोई चीज है नहीं। अब दूर दूर तक वैज्ञानिकों बोल रहे हैं कि पेट में कुछ गट्स बैक्टीरिया ऐसे है जो B12 बना लेते हैं। हालांकि उस संशोधन को मान्यता नहीं मिली है, पर दबे पांव वो आ रहा है, एक ना एक दिन उसको मान्यता मिलेगी, क्योंकि सब लोग तो मांसाहार नहीं करते, तो सब में B12 की कमी आनी चाहिए। सब में नहीं आती। घर में आपने कहा 3 आदमी है तो 2 को है, 1 को नहीं है, 1 को है तो 2 को नहीं है, तो उसका जो भोजन का जो स्थिति है, भोजन लेने की, पकाने की और भोजन के साथ नियमों में, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी, कहीं ना कहीं गड़बड़ी। आप ऐसी कुछ चीज ले रहे हो जो आपके शरीर के उस बैक्टीरिया को नाश कर रही है जो B12 नहीं बनाते। वो लोग कहते हैं शरीर के भीतर B12 नहीं बनता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक संशोधन कहते हैं कि भीतर कुछ B12 बनते हैं, कुछ बैक्टीरिया बना लेते हैं। तो हम इस बैक्टीरिया को मार रहे हैं, या तो हम जो B12 ले रहे हैं उसको ले जाने वाले बैक्टीरिया नहीं रहे, ट्रांसपोर्टेशन वाले, उसको हमने कुछ न चीजों से मार दिया। तीसरी चीज ये है कि B12 जो है वो वाटर सॉलेबल है, पानी में धुलने वाला विटामिन है। जैसे हमने हल्दी की बात की जो फैट सॉलेबल था, B12 वाटर सॉलेबल है। कहीं ना कहीं हम ज्यादा पानी पी रहे हैं, देखा देखी से किसी ने कहा पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, हमको पता नहीं हमको कितना पानी चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो ज्यादा पानी की वजह से B12 डिजोल्व होकर मूत्र मार्ग से निकल जाता है, तो उसकी भी कमियां आती है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर एक बड़ा तौर पर आयुर्वेद वालों ने और भारत सरकार को संशोधन करना चाहिए कि भाई इस B12 की कमी के लिए हमें क्या करना चाहिए।
मैं तो मानता हूं जितना ज्यादा से ज्यादा दही लिया जाएगा, दही, और दही की वजह से हमारे पेट के गट्स बैक्टीरिया ठीक रहते हैं और उसी की वजह से B12 की कमी नहीं आती। मैं मांसाहार नहीं करता, आप नहीं करते, हमारे में कोई B12 की कमी नहीं है। दही छाछ का भी प्रयोग किया जाता छाछ का भी प्रयोग होना चाहिए उचित मात्रा में। हम कुछ चीजों को उपयोग ही नहीं करते, या तो करते तो विकृत करते करते। दही को वघार करके खाते, जबकि आयुर्वेद ने कहा वो विष बन जाता है वघारा हुआ, भाई उसको गर्म नहीं करना चाहिए दही को। तो आप कुछ भी चीजें ऐसी है जो नियमित तौर से आप भोजन में उसको ऐड करोगे। सबसे पहली एक चीज है एसिडिटी की गोली, अनराधार हम लेते रहते हैं। जैसे कोई सिंग ममरा खा ले, चने ममरे खा ले, एसिडिटी गोलियां भी हमारे पीएच को डाउन करके उसको नुकसान पहुंचाती है। जैसे फॉलिक एसिड की कमी, जब हम छोटे थे, मैं तो छोटा था, आप छोटे होंगे, आपने देखा होगा, हम जंगलों में घूमने जाते थे तो बियर खा लेते थे, गुंदी के गुंदे, गुंदे गुंदे ही कहते हैं, हाँ, गुंदे कहते हैं। लाल गुंदे आते हैं, वो खाते थे। ऐसी कई चीजें जो हमारे खेतों में थे हम खा लेते थे, जो मेन स्ट्रीम से आज भी दूर है, वहां पर भी उन पर कोई संशोधन नहीं हुआ है। कोई रिसर्च हुआ कि गुंदी खाने से आपके शरीर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सफरजन के लिए बोला जाएगा, एप्पल के लिए बोला जाएगा, अनार के लिए, पर ये जो प्राकृतिक चीज है जो हम खाते थे, पेड़ पौधे के पत्ते बत्ते, वो अब नहीं खा रहे। जैसे बड़ के ठेठे हमने रास्ते में खाए आते हुए, पीपल के पत्ते के ठेठे बनाकर कुछ ना कुछ चटनियां बनाकर छोटे, तो वो सब चीजें छोटे छोटे तौर पर मैं मानता हूं हमारे शरीर को B12 की पर्याप्त कमी दे रहे थे। या तो B12 को कम होने की जो सिस्टम है उसको तोड़ रहे थे, या तो B12 बनाने की सिस्टम को बढ़ा रहे थे। तीन में से कोई भी चीज होता था। अब मैं शुद्ध तौर पे तो नहीं कह सकता, पर इन तीन चीजों में से किसी पर उनका प्रभाव था, तो B12 नहीं कम हो रहा है। तो हमें B12 की कमी के लिए थोड़ा वापस आना पड़ेगा। कुएं का पानी का जब तक हो सके इस्तेमाल करना चाहिए। बोरवेल के पानी से भी B12 की कमी होती है, क्योंकि उसमें काफी सारे फ्लोराइड और कुछ तत्व मिले आते हैं। कुएं के पानी में क्या था, उसमें मेढक पड़ा हुआ है, कुछ कबूतर, क्या बोलते हैं उसको, कबूतर ही बोलते कबूतर बोलते हैं, हाँ। कबूतर मर के गिरा है, कुछ और आपने कहा था वो छोटे छोटे केंचुए होते हैं, वो पानी में होते थे। इनडायरेक्टली मांसाहार हमारे शरीर में चला जाता था, जो जोईता था वो। अब बोर के पानी, आरओ के मशीन में ये सब तो मिलता नहीं। हम खेतों में से भी काफी चीज खा लेती थी बिना धोए बिना, तो उसके साथ मिट्टी के साथ कुछ न कुछ हमारे शरीर में चला जाता था, वो अब नहीं रहा। तो अब जो ये चीजें से कुछ आता था जो B12 की कमी को कम कर रहा था, वो नहीं है। जंक फूड भी है। हाँ, जंक फूड में भी कुछ चीजें, मैंने बोला कुछ चीजें ऐसी आ रही है, या तो B12 की कमी को कर रहे हैं, शरीर में से खींच के निकाल रही है, या तो B12 को शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही, पर कुछ तो है। किया हुआ खाना खाते हैं। मेरे को एक इसमें ये समझ में आ रहा है, मतलब आज से 20 साल पहले जाते हैं तो सामान्य सब जनों को जो भोजन में पर्याप्त चीजें मिलती थी, वो हमारे, मैं राजस्थान क्षेत्र की बात करता हूँ, वो था पहले नंबर पे छाछ, हाँ, और वो भी बिलोने की और पर्याप्त। क्योंकि जिसके घर में गाय भैंस नहीं है उसके तो दूसरे घर दूसरे के घर से छाछ मिलने में कमी नहीं रहती, नहीं रहती। 2 लीटर 5 लीटर तो पर्याप्त मिलती थी। जहाँ जो गट हेल्थ की बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो उसमें वो पूर्ति में बहुत सहायक थी कहीं ना कहीं। फिर दूध, हाँ। दही और घी और ऋतु का भोजन, क्योंकि हाँ। अऋतु का भोजन तो उसमें था ही नहीं। नहीं। ये चीजें कहीं ना कहीं, घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये बहुत प्रायोरिटी थी। और मेरा तो ये अनुभव है, मैं थोड़ा उसको आश्चर्य की दृष्टि से देखता हूँ कि अड़ोस पड़ोस के गांवों में मैं खुद भी, या लोग छाछ के लिए जाते थे, या घी के लिए जाते थे, दूध के लिए ज्यादा उल्टा मैंने नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं इतना क्या इंपॉर्टेंस था उस छाछ में कि 4 किलोमीटर पैदल या लेने के लिए जा रहे हैं, मतलब उनके घर पे छाछ मिलेगी, तो उसको महत्व दिया गया था। कहीं ना कोई वो चीजें थी, वो मिस हो गई है आजकल। वो बिलोने की छाछ तो मिलती नहीं, मेट्रो सिटियों में, शहरों में तो असंभव है लगभग। घी की भी यही कंडीशन, जबकि हम कहीं भी पहले के दौर में किसी परिवार में, फंक्शन में, कहीं भी जा रहे हैं, तो इस चीजों की दूध मिलेगा आपको, छाछ मिलेगा, या घी खाने को पर्याप्त मिलेगा। और वो एक बहुत बड़ी भूमिका शायद ये सारी जो अभी कमियां हो रही है उसमें निभाने का इसका रोल था, वो अभी मिल नहीं रहा है। और मिल रहा है तो शुद्ध रूप से मिलने में शुद्ध रूप में मिलने का बहुत मुश्किल है। मिल तो रहा है पर शुद्ध रूप से नहीं मिल रहा है, और उस प्रोसेसिंग में गड़बड़ी हो गई है। आपने छाछ की बात कही, ज्यादातर लोगों को छाछ का पता ही नहीं। छाछ के 4-5 प्रकार, हाँ 4-5 प्रकार, छच्छी का है, तक्र है, मथित है, हाँ ये सब प्रकार है।
इसमें जो तक्र है, तक्र के बारे में कहा गया है, तक्र शकस्य दुर्लभम, मतलब शक मतलब इंद्र, स्वर्ग में भी छाछ नहीं है। इसलिए आयुर्वेद में एक श्लोक भी है कि भाई कुबेर को कोढ़ हुआ क्योंकि उसको छाछ नहीं मिली, चंद्रमा को टीबी हुआ क्योंकि उसको भी छाछ नहीं मिली, इंद्र को नपुंसकता आई क्योंकि उसको भी छाछ नहीं मिली। तो छाछ भूलोक का अमृत इस श्लोक में माना गया है। शक्रस्य तक्र शकस्य दुर्लभम, मतलब इंद्र को भी नहीं मिल रही है, वो सब चीजें आपको यहाँ मिल रही। तो तक्र जो है, आपने सही कहा, हम लोग तक्र खाते ही नहीं। तक्र का मतलब है, छाछ का मतलब है, आप दही में 4 गुना 6 गुना 8 गुना जो आपको मुताबिक है उसको पानी डाल के उसको मथित करो, अलग अलग रीति हाँ, के अनुसार। मथित करने के बाद उसमें से मक्खन निकाल दो, और मक्खन निकालने के बाद जो बचाए वही तक्र है, उसका नाम तक्र है। आजकल तो हम शहरों में क्या करते, दही लेते, पानी डालते और फिर वो मशीन से थोड़ा घुमा के तैयार करते, वो तो मथित है, मट्ठा हो गया। मथित बोलते हैं आयुर्वेद उसको, मथित बोलता है, तक्र तो है नहीं। मथित मतलब उसको मथना, तो उसमें से तो वो तक्र बनी ही नहीं। ये तो कहीं ना कहीं आपने जो ये अभी संदर्भ दिया शास्त्रोक्त श्लोक के माध्यम से, कि इंद्र को भी मतलब दुर्लभ है अमृत दुर्लभ के है। समय, तभी तो लोग इसके हाँ। लिए तो एक गांव से 4 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। मैं खुद गया हूं तो मैं उसी में कि उसका महत्व कितना होगा, हाँ, और उसको कहीं ना कहीं वही ज्ञानी लोग जो थे पुराने, उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था कि छाछ ताजी रोज घर पे आनी चाहिए। हाँ, और उस छाछ के माध्यम से गट हेल्थ के बैक्टीरिया हो गए, या डाइजेशन बढ़िया हो गया, कैल्शियम भी रहता है उसमें, हाँ जी, ऐसी बढ़िया। सारी चीजें, और तृप्तिकर भी होती है, मतलब तृप्त तृप्तिकर। भी कर देती है। हमारे गुजरात में तो खास करके सौराष्ट्र है जी। और कच्छ है, 2 प्रांत में अगर भोजन के बाद छाछ नहीं मिलेगी, भोजन कितना भी आपने 32 पकवान पकाया हो पर छाछ नहीं मिलेगी, बोलेगा कुछ नहीं दिया, मतलब संतृप्ति नहीं आती। तो छाछ हमारे वहां इस तरह से, इस तरह के छाछ को हमको उपयोग में लाना चाहिए, मक्खन निकाल कर। और दूध में भी आपने कहा, दूध पहले क्या था, हर घर के पास या तो आसपास में पशुपालन होता मिल था, जाता था, और तुरंत का दोया हुआ दूध, तुरंत का दोया हुआ दूध मिलता था। इस तरह से पाउच पैक नहीं था, दिनों के या 15 दिनों के, महीनों के दूध नहीं आते थे। न जाने इन पाउच दूधों की क्या असर होती है, उस पर कोई संशोधन नहीं हुआ है। मैं एक मानता हूँ एक बड़ा संशोधन ताजा दूध और तक्र पे करके B12 के पेशेंटों पर किसी यूनिवर्सिटी और किसी लोगों को रिसर्च करना चाहिए। बिल्कुल धारोष्ण दूध, जिसको धारोष्ण बोलता है आयुर्वेद, तुरंत दोया और पी लो। तो धारोष्ण दूध मैंने काफी सारे दर्दियों पर ये प्रयोग करवाया B12 के। तो B12 तो बढ़ा नहीं बढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन B12 घटने के जो चिन्ह है, शाइन चिन्ह है, लक्षणों में बहुत बड़ा सुधार आता है। धारोष्ण दूध से बहुत बड़ा सुधार आता है, बहुत बड़ा એટલે मानो मिरेकल चेंज आता है। 15 दिनों में धारोष्ण दूध, अगर दोया हुआ दूध 10-15 मिनट के अंदर भीतर अपने शरीर में, जैसे हमारे गुजराती में कहा, उसका जो ऊपर फैन आते हैं वो बैठने नहीं चाहिए। हम जब छोटे थे तो हम वो दूध पी के मूछे बनाते थे, खुश हो जाते, धोली धोली मूछे हो जाती थी, वो फैन वाले दूध पीते। वो धारोष्ण दूध का बहुत बड़ा महिमा आयुर्वेद में, और सभी को इस पर प्रयोग करके फिर वापस लाना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ दर्शकों को, धारोष्ण दूध आप लो, ये छाछ लो और कुछ हरी सब्जियां लो, तो आपको, और पानी इतना ही पियो जितना जरूरी। कभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या खाना क्या पीना, आज तो समय बहुत हो चुका है जी। तो इसी से भी हम B12 की कमी को काफी हद तक सुधार सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस चर्चा को और अपन कभी और अवसर मिलने पर आगे बढ़ाएंगे इनसाइट्स, जिससे आम जन को थोड़ा सा इसके विषय पे और जानकारी भी मिले, जानकारी तक सीमित नहीं रहे और वो मनस्थिति बनाए कि अब इस पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि रोग बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ेगी। स्वस्थ पहला सुख निरोगी का है। हाँ जी, हाँ, तो उस सुख को अगर भोगना है तो स्वस्थ शरीर चाहिएगा, और उसके लिए आयुर्वेद स्वास्थ्य व्रत इसके माध्यम से ही संभव है। संभव। तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद दर्शक मित्रों, सभी का धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय वृक्ष नारायण, जय गौ माता। जय गौ।